Hello my dear friends, now once again I am before you to teach you some important rules, so you please pay attention. देखो एक सिंपल सा रूल है जिससे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, कुछ एग्जांपल दूंगा, कुछ रूल्स दिखाऊंगा, ठीक है। यू प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान से अगर देखोगे तो मेरी बात समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, एक्सेप्शनल रूल होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारी बातें समझ बच्चों को नहीं आती। 70% बच्चे जो होते हैं उसमें गलत कर देते हैं, एरर्स, ठीक है। वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते, लिखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ज़रा ध्यान से देखो, सीख गए तो समझो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल सीख जाओगे, फटाफट सारे सेंटेंसेस बना दोगे आप। अभी देखो मैं पूछूंगा आपसे तो आपसे कैसे गलतियां होंगी, फिर आपको मैं है ना वो रूल को सुधारूंगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज टाइम, ओके, वी प्लेइंग क्रिकेट। वी started, should start, और टू स्टार्ट, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में ये क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई वांट टू नो योर परफॉर्मेंस, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट, ठीक। फिर उसके बाद जब रूल सिखाऊंगा तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब आप बताओ आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर। इट्स टाइम वी डैश प्लेइंग क्रिकेट। तो जब बच्चों को रूल नहीं पता होता तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि इट्स टाइम वी स्टार्ट रखूं या वी स्टार्टेड कर दूं, वी शुड स्टार्ट, वी और उसके बाद टू स्टार्ट, ठीक है। विच वन साउंड्स बेटर, है ना, ये देखते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि वो पढ़कर समझते हैं कि क्या हिंदी में पढ़ने में सही लग रहा है, उस पर टिक लगा देते हैं वो। पर जो बच्चों को रूल पहले से पता होता है वो बेहतरीन इंग्लिश बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, कहीं उनसे गलतियाँ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल सीख लो। देखो व्हाट डज द रूल से, देयर इज़ ए रूल कि जब कोई सेंटेंस किससे शुरू हो, इट इज़ टाइम से, याद रखो इसे, इट इज़ टाइम। यहाँ पे क्या हो सकता है, इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ गुड टाइम, या इट इज़ राइट टाइम, ठीक है, ऐसे। लेकिन टाइम ज़रूर होगा, ठीक। तो जब किसी सेंटेंस में टाइम आए तो ज़रा टेंस का ध्यान रखना कि हमें कौन सा टेंस लेना है, टाइम एंड टेंस, ओके। सिर्फ टाइम, बहुत सिंपल सा बेसिक रूल देखो क्या है कि जब कभी इट इज़ टाइम आए तो आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। हाउ सिंपल इट इज़। वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये क्लास है ना, स्कूल के बच्चे याद कर लेते हैं, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट। इसी तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन ये कब लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब यहाँ पे क्या हो, इट इज़ टाइम, ठीक है। तो आप कहीं पे लिख लो ये रूल कि इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम के बाद हमें क्या लेना है, इमेजिनरी पास्ट, और इस पर कर दूँ इमेजिनरी पास्ट। इट मीन्स सब्जेक्ट रखना है आपको और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब किसी घटना इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, इमेजिनरी पास्ट, राइट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस इसका कि इट्स टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि यही समय है क्रिकेट स्टार्ट करने का, क्रिकेट खेलने का सही समय यही है। एक और इस तरह से बोल सकते हो, इट्स टाइम टू स्टार्ट, इट्स टाइम टू स्टार्ट भी सही है और इट्स टाइम वी स्टार्टेड भी सही है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इट इज टाइम के बाद एक सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि जब सब्जेक्ट आए तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, सेकंड फॉर्म। देखो यहाँ मेंशन है। हाँ, अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ लिखा होता इट्स टाइम, इट इज टाइम होता और सब्जेक्ट नहीं होता, तो फिर आप क्या लेते, टू स्टार्ट, इट्स टाइम टू स्टार्ट, okay, but here the subject is already given, therefore you have to take verb की second form। बात समझ में आई, it's time to play। और अगर मैं कहूं it's time we played, बोलो कौन सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस सही हैं। इट्स टाइम टू प्ले, टू के साथ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहा हूँ, और इट्स टाइम के बाद देखो सब्जेक्ट ले रहा हूँ। जब मैं सब्जेक्ट लूंगा तो याद रहे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है आपको। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। और दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में, सुनो, इट्स टाइम टू प्ले
खेलने का ये सही समय, खेलने का ही समय है ना। और इट्स टाइम वी प्लेड, इसका मतलब हुआ कि जो समय था वो निकलता जा रहा है, हम उसको क्या इमेजिन कर रहे हैं, पास्ट कर रहे हैं कि ये पास्ट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी समय सही है, तो क्या बोलेंगे, इट्स टाइम वी प्लेड, इट्स टाइम यू लर्न इंग्लिश, यही समय है तुम अंग्रेजी सीख लो, इट्स टाइम यू लर्न। ऐसे बोल सकते हो इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, ये भी सही है, दोनों सही है सेंटेंसेस। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इट इज टाइम के बाद अगर कोई सब्जेक्ट मेंशन हो तो सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है आपको, सेकंड फॉर्म, और सब्जेक्ट नहीं हो तो क्या लेना है, टू। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं समझ गया हूँ, ठीक है ना, तो जरा मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। इट्स टाइम यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। लुक एट दिस सेंटेंस, बताओ ये सेंटेंस सही लिखा हुआ या गलत है। इट्स टाइम, यही समय है, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है या गलत है? आपने तो रूल पढ़ा, आपको ये याद होगा, ठीक है, कि इट इज़ टाइम के बाद हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, या इट इज़ टाइम के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों रूल पता है, फिर भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी आपको। इसका सही सेंटेंस क्या होगा बोलो। देखो, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, इनकरेक्ट है, तो इसे सही करो आप। आपका आंसर क्या होगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो चलो मैं लिखता हूँ, देखो ये आंसर आपसे मैच कर रहा है या मिस मैच हो रहा है, ठीक है। देखो, इट्स टाइम तक तो सही है, अब यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, यू शुड हैव लर्न। देखो यहाँ पे क्या है, यू शुड हैव लर्न। आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। इस पार्ट को रिप्लेस करना है आपको, और यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ पे वर्ब क्या है, लर्न, इसको यहाँ पे लिख दो लर्नड, LEARNT। तो द राइट सेंटेंस इज इट्स टाइम यू लर्न इंग्लिश, इट्स टाइम यू लर्न इंग्लिश। 30% स्टूडेंट हैं जिनको ये पता होता, 70% को पता नहीं होता, इसलिए एग्जाम में इतनी की छटनी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? आपको ऐसे रूल सीखने होंगे जो एक्सेप्शनल रूल्स हों, बेसिक रूल्स तो हर किसी को पता होता, ठीक है। फॉर अ लेमैन अगर वो उसे बोलो ये सेंटेंस, तो क्या, इट लुक्स ऑकवर्ड्स, इट डजंट मेक एनी सेंस, देयरफॉर देयर इज एन एरर इन द सेंटेंस, बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू कोप विद द प्रॉब्लम, राइट। आपको थोड़ा स्मार्ट होना होगा, चीज़ों को समझना। विनर्स डू द सेम थिंग डिफरेंटली, थोड़ा हटकर वो करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ टाइम के बाद आपको ये लेना, कई एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, बस सिर्फ याद रहे कि इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट रखो और वर्ब की कौन सी फॉर्म लो, सेकंड फॉर्म लो, ओके। जैसे मैं कहूँ क्या, इट्स टाइम, आप ऐसे भी कर सकते हो, इट्स गुड टाइम, इट्स हाई टाइम, ओके। इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, इट्स हाई टाइम वी, ओके, वेंट टू मार्केट, यही समय है, चलो हम मार्केट चलते हैं, इट्स टाइम वी वेंट टू मार्केट। देखो, वी गो टू नहीं बोल रहा हूँ, और अगर सब्जेक्ट वी ना हो तो फिर क्या बोलो, इट्स टाइम टू गो टू मार्केट। तो इट्स टाइम टू गो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हो, या फिर सब्जेक्ट हो तो वी अगर करें हम सब, तो फिर वेंट लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? बस बहुत सिंपल सा रूल था, छोटा सा रूल था, इसे अच्छे से याद रखो कि इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लेना है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। कोई छोटे छोटे बेसिक रूल्स अगर आपको पता होंगे ना, तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, और एल्स प्रॉब्लम होगी आपको। देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इस तरह से, इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? अगर आप कड़ी मेहनत करोगे। इफ यू, देखो दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं कि इफ यू वुड हैव वर्कड हार्ड, you would have got success. Look at both the sentences. दोनों सेंटेंसेस गौर से देखो और बताओ इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या फिर दोनों सही लग रहे हैं, या फिर दोनों गलत है। ये आपके पास ऑप्शन है, द फर्स्ट वन इज करेक्ट, या द सेकंड वन इज करेक्ट, या बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, या नीदर ऑफ देम आर करेक्ट, नीदर ऑफ देम इज करेक्ट। कौन सा बताओ? दोनों में सेंटेंसेस को हिंदी में समझा दूं,
हिंदी में कहा जा रहा है कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपको कब मिलेगी? अगर आप कड़ी मेहनत करोगे। दूसरा सेंटेंस क्या कहा जा रहा है? अगर आप कड़ी मेहनत किए होते तो आपको सफलता मिल गई होती। आपको सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने कड़ी मेहनत नहीं की। ठीक है, अब आप बताओ सेंटेंसेस। तो जब सेंटेंसेस को हिंदी में समझोगे ना, तो देखो पढ़ने में दोनों सेंटेंसेस सही लग रहा है कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, गागेगी है ना, करोगे तो सफलता मिलेगी, गागेगी है, देखो यहाँ भी विल है। इसी तरह से इफ़ यू वुड हैव वर्कड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते तो सफलता। अब आज के बाद से एक रूल याद रखो, दोबारा कभी गलती नहीं होगी आपसे अगर आप थोड़ा अलर्ट रहोगे, अटेंटिव रहोगे। तो अगर सोमनोलेंट हो, है ना, मतलब स्लीपी और ड्रॉजी कर रहे हो, तो फिर तो बात समझ में ही नहीं आएगी। तो रूल क्या है? देखो यहाँ पे इफ़ है, इफ़ से कई सेंटेंस, इफ़ कनेक्टर होता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, जो ज्वाइन करता है। तो जब भी सेंटेंस इफ़ से शुरू हो तो सेंटेंसेस तो जुड़े होंगे। देखो यहाँ भी दो सेंटेंसेस है, ऊपर वाले में भी, इसमें भी दो सेंटेंसेस है ना। तो ये कनेक्टर का काम है, इसका काम है सिर्फ कनेक्ट कर देना दो सेंटेंसेस को। आपको रूल क्या याद रखना है कि जब कभी इस इफ़ से सेंटेंसेस ज्वाइंट हो तो इफ़ के बाद वाला सेंटेंस जो होता है ना, इसके साथ विल आता है ना, और पास्ट में क्या होता है? विल का वुड होता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? इफ़ के बाद विल भी नहीं यूज़ करना और इफ़ के बाद वुड भी नहीं यूज़ करना। क्या कहा मैंने? कि जो भी सेंटेंस इफ़ से ज्वाइंट हो, ध्यान से सुनना, इफ़ से ज्वाइंट हो तो उसमें विल भी नहीं यूज़ करना है, विल भी नहीं यूज़ करना है, शैल भी नहीं यूज़ करना है, राइट, विल हैव भी नहीं यूज़ करना है, किसी भी फॉर्म में विल को नहीं यूज़ करना। इसी तरह से वुड भी यूज़ नहीं करना, वुड भी गोइंग भी नहीं यूज़ करना, वुड हैव गॉन भी नहीं यूज़ करना। इफ़ के साथ ये दोनों का यूज़ नहीं करना कंडीशनल सेंटेंसेस में, इससे ज्वाइंट जब सेंटेंसेस हो तो। बात समझ में आ गई? अब आपको एरर दिख रहा है? तो देखो इफ़ से यहाँ पे दो सेंटेंसेस ज्वाइंट है, एक सेंटेंस ये वाला पार्ट है और दूसरा क्या है? ये वाला। दो सेंटेंसेस है ना, दोनों सेंटेंसेस इफ़ से ज्वाइंट है। नीचे वाले में देखो एक पार्ट ये है और कॉमा के बाद दूसरा पार्ट है ना। आपको बड़े ध्यान से सिर्फ देखना ये है कि इफ़ के साथ हमें विल का यूज नहीं करना। तो बोलो इफ़ इस सेंटेंस से ज्वाइंट है या इस वाले से है? इफ़ तो इधर वाले से है ना, फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाला विल नहीं आएगा, बिकॉज विल तो दोनों सेंटेंसेस में है ना। हमें किसको नहीं लेना? फर्स्ट वाले को नहीं लेना। सिर्फ यहाँ से विल हटा दो, सेंटेंस सही हो गया आपका। नाउ द राइट सेंटेंस इज इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये याद रखना। हिंदी में तो मीनिंग यही आ रहा है कि कड़ी मेहनत करोगे, फिर भी आपको विल नहीं यूज करना। ज़्यादातर बच्चे हिंदी में है ना सोच कर इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए अक्सर गलतियाँ होती हैं। लेकिन जिन बच्चों को रूल पता होगा, इफ़ के साथ विल नहीं आता, तो यहाँ पे इफ़ के साथ विल कैसे यूज़ कर सकते हैं? बात समझ में आई? और एक दो एग्जाम्पल से समझाऊँ। मैं कहूँ कि इफ़ यू, सुनो यहाँ, इफ़ यू विल इन्वाइट मी टू डिनर आई विल डेफिनेटली कम टू यू। मैं अवश्य आऊँगा आपके पास अगर आप डिनर पे मुझे बुलाते हो। ठीक है, तो देखो इफ़ के साथ ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ़ यू विल इन्वाइट मी टू डिनर, रॉन्ग सेंटेंस, तो विल को नहीं यूज़ करना। क्या बोलोगे? इफ़ यू इन्वाइट मी टू डिनर आई विल कम टू यू। सेंटेंसेस आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह सेंटेंसेस हो, इफ़ के बाद विल नहीं आना, ये याद कर लो। यू नीड टू पैरेट, तो होते कि रट लो कि इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं करना कंडीशनल सेंटेंसेस में। ठीक है, फिर से सुनो, मैं कहूँ आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू विल गिव मी ब्लड। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ सेंटेंस? आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू विल गिव मी ब्लड। बोलो सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? तो ध्यान दो, स्टार्टिंग सेंटेंस में कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? आई विल, मैंने इधर से शुरू किया हूँ सेंटेंस इस बार। आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शर्त क्या है? कि तुम मुझे खून दो। इफ़ यू विल गिव मी ब्लड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इफ़ के साथ तो विल लगाना नहीं है, इफ़ यू गिव मी ब्लड। वैसे भी दो सेंटेंसेस को फ्यूचर में यूज़ नहीं करते हैं, सेंटेंस की सुंदरता ही खत्म हो जाती है, राइट। तो रूल क्या है, तरीका क्या है कि पहले वाले को प्रेजेंट में रखो, दूसरे वाले को फ्यूचर में रख दो। ठीक है, तो इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, या ऐसे बोल सकते हो कि आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू गिव मी ब्लड। बात हुई, आगे पीछे कर सकते हो, इसे भी इस तरह लिख सकते हो। यहाँ से शुरू कर सकते हो कि यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। कब मिलेगी बताओ? इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, विल नहीं यूज़ करना। इसी तरह देखो यहाँ एरर है, आपको पता है इफ़ के साथ वुड का भी यूज़ नहीं करते, तो यहाँ क्या है? वुड है ना। देखो इस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे कहेंगे वुड हैव की जगह पे लिखेंगे हैड। क्या? हैड वर्कड।
आपको तो ये सही नहीं करना, सिर्फ आपको एरर निकाल देना ना कौन से पार्ट में गलत है। लेकिन अगर आपको लिखना खुद से हो तो याद रखो इफ़ के साथ क्या लेंगे, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते। मैं यहाँ पे हैड वर्क क्यों ले रहा हूँ, इसे रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि देखो बाद में भी क्या लिखा हुआ, वुड हैव गॉट सक्सेस, ये परफेक्ट फॉर्म है। पास्ट में विल का पास्ट वुड है ना, और देखो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया गया, इसका मतलब ये परफेक्ट फॉर्म है, तो हमें भी पास्ट का परफेक्ट लेना है। देखो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये हो गया इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते तो यू वुड हैव गॉट सक्सेस, आपको सफलता मिल गई होती। ठीक है, तो इफ़ के साथ विल भी नहीं यूज़ करना और वुड भी नहीं यूज़ करना। इज़ द पिक्चर क्लियर? मैं कहूँ देखो दोनों सेंटेंस में मैं बना रहा हूँ कि इफ़ यू इनवाइट मी टू डिनर आई विल कम टू यू। इफ़ के बाद विल नहीं कह रहा हूँ, ध्यान देना। इफ़ यू इनवाइट मी टू डिनर आई विल कम टू यू, आप अगर मुझे डिनर पे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। और दूसरी तरह से कैसे बोलोगे, इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, देखो इफ़ यू हैड बोल रहा हूँ, वुड नहीं बोल रहा हूँ। इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी टू डिनर आई वुड हैव कम टू यू। ठीक है, ये रूल है। वैसे देखो टाइम एंड टेंसेस में पढ़ाऊंगा, उसके पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा, अलग अलग टेंसेस सिखाऊंगा, जिसमें कंटिन्यूस पढ़ोगे, सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, फिर कंटिन्यूस होते हैं, परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट, उसके अलग अलग रूल्स हैं, फिर उसमें कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, ये भी उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक रूल क्या सीखना था कि इफ़ के साथ हमें विल का नहीं यूज़ करना। अब जहाँ कहीं भी देखोगे इफ़ के साथ विल को यूज़ नहीं करोगे आप। ठीक है, ये गलतियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है भारतीय ज़्यादातर हिंदी में पहले सोचता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो ये काम करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में क्या रहा, जाऊँगा फ्यूचर, तो दोनों में विल लगा देते हैं। और रूल क्या कहता है कि नहीं, एक के साथ लगाना है। ठीक है, विल के इफ़ के साथ विल नहीं लगाना, बाकी वाले पार्ट में आप लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ सुनहरे गोल्डन रूल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है, वरना बहुत जल्दी भूल जाओगे आप। जो बेसिक रूल्स हैं वो तो सबको पता होता है, स्कूल से बच्चे पढ़ते आते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ पे होती है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लिखने में भी गलती करोगे, बोलने में भी गलती करोगे। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि इस स्ट्रक्चर को सामने रखो, तो सेंटेंसेस बनाओ, उससे मिलते जुलते कई सेंटेंसेस बनाओ। ठीक है, हाँ एक लास्ट पॉसिबिलिटी मैं बता दूं कि इफ़ के साथ कभी कभी विल आ जाता है, तो आप कहोगे सर ने तो कहा था नहीं आता, फिर यहाँ विल क्यों आ रहा है? तो सुनो क्यों आता है, जब वो टोन रिक्वेस्ट का हो। किसका हो? रिक्वेस्ट। जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर इफ़ के साथ आप विल रख सकते हो, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ कोई शर्त लगी हुई है कि अगर आप इनवाइट करोगे, है ना, तो मैं आऊँगा, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ये सब क्या है? कंडीशनल है, शर्त लगी हो। जब शर्त लगी हो तो नहीं लगाना। ठीक है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जब है ना यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे इफ़ यू विल वेट मी, है ना, इफ़ यू विल वेट हियर फॉर अ शॉर्ट वाइल आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ चिल वाटर। अगर आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे लिए ग्लास पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, तो कृपया आप यहाँ थोड़ी देर रुकें, तो इफ़ यू विल। ठीक है, ऐसे केस में करते हैं। ठीक है, इफ़ यू वुड डू मी अ फेवर यू वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड, इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर लेते हैं जब रिक्वेस्ट का टोन हो, ध्यान देना है। लेकिन ये रिक्वेस्ट का नहीं, ये शर्त लगी है, तो इफ़ के साथ विल और वुड का यूज़ नहीं करें। अब मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं कर रहे होगे, बात समझ गए होगे कि जब सेंटेंसेस में शर्त लगी हो तो इसके साथ विल नहीं लगाना और वुड भी नहीं यूज़ करना। बाकी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो मैं बता रहा हूँ वो रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। वहाँ पे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं, याद रखो आप। इफ़ के साथ विल नहीं यूज़ करना, शैल भी नहीं यूज़ करना, विल और शैल तो वही होता ना, और वुड नहीं यूज़ करना। ठीक है, द पॉइंट इज क्लियर, दैट्स ऑल। मुझे बात है ना, अब ये मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो, फिर हम अगली वीडियो में कुछ नए रूल के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।